दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कल जो यानी 19 अप्रैल को जो हुए पहले चरण के चुनाव के बारे में। बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हुआ है। हम विश्लेषण बिहार के ही करेंगे क्योंकि बिहार के हैं और बिहार की बात करते हैं। देखिए, बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्रों में प्रथम चरण में चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सिर्फ हम आपको जो स्थिति और परिस्थिति बता रहे हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अगर इस बात को जानना है तो 4 जून तक के आपको इंतजार करना पड़ेगा और 4 जून को ही ये क्लियर हो पाएगा कि इस सीट पे कौन जीता और कौन हारा। लेकिन अभी हम उन बातों पे विश्लेषण करेंगे, उन बातों की चर्चा करेंगे जिस बातों से एक क्लियर कट आंकड़ा लगाया जा सकता है कि ये सीट, अगर ऐसा स्थिति है तो ये सीट किसके हाथ में है, इस सीट का ताज किसके सर पे सजेगा। और जो बात हम कहने जा रहे हैं, ये बात भाजपा को पहले से ही खबर है और वह इस खबर को लेकर के बीजेपी के होश उड़ चुके हैं। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के होश उड़ चुके हैं। जो हमने कल ट्रेंड देखा पहले चरण की वोटिंग का, नहीं देखा कि मोदी को हटाने के लिए जिद है, लेकिन हमने ये भी नहीं देखा कि मोदी को लाने के लिए फिर से कठोर संकल्प है। देखिए, मोदी जी का जो एक 400 पार का जो ये नारा है, ये नारा जो है बैक फायर करते हुए देखा है। मतलब कि ये उल्टी फायरिंग हो रही है मोदी जी के ऊपर। ये 400 पार का नारा जो है कहीं ना कहीं मोदी जी के गले की हड्डी बन चुका है। ऐसा प्रथम चरण के चुनाव से लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले जो मोदी जी जो है अपने मैनिफेस्टो या कहे जो श्वेत पत्र लेकर के आते थे, उस चुनाव में जो मुद्दे रखते थे, उस मुद्दों के सहारे हर चुनाव में मोदी मोदी होते दिखता था। देखिए क्या किया है बीजेपी ने। 2024 में 400 का आंकड़ा पार करेंगे, बिहार में 40 के 40 सीट जीतेंगे। अंतर जो होगा जीत हार का वह 2019 से ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन यह तो दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी को यह समझ में आ गया है कि देश की तरह लहर नहीं है, इसलिए अंतर ज्यादा होगा। देखिए, इसको समझने की बात है। जीत हार के अंतर को समझने में बीजेपी के बड़े बड़े राजनीतिक कारों को लाले पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहले चरण में जहां चुनाव हुए, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। औरंगाबाद में चुनाव की घोषणा के पहले ही प्रधानमंत्री आ चुके थे। गया में, जमुई में और नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई। नरेंद्र मोदी का जादू 2019 में इस तरीके से दिखता था कि वे जहां चले जाते थे हवा बिल्कुल बदल जाती थी, वहां की फिजा बदल जाती थी, वहां का हालात मजबूत हो जाता था बीजेपी के पक्ष में। लेकिन इस बार हवा नहीं बदल रहा है और सिर्फ मोदी के नाम पर सांसद जो है, उम्मीदवार लोग जो है वोट मांगते दिख रहे हैं। देखिए, देश में जितने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, उम्मीदवारों के चेहरे एक एक हैं, लेकिन आपको मानना होगा कि उम्मीदवार एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ मोदी के नाम पर वोटिंग नहीं हुई, नाम के बराबर मतदाताओं ने जाति को महत्व दिया है, अपनी जाति के उम्मीदवारों को चुना है। इसके अलावा एनडीए के फोल्ड में शामिल रही कई जातियां इस बार टूटी है। आप देखिए ना कि अंतर कैसे 2019 में बड़ा हो सकता है। अगर चारों लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है 48.2% वोटिंग परसेंटेज है। कहीं ना कहीं वोटर जो है घर से निकलने की इच्छा नहीं जाहिर किया। इस स्थिति में यह माना जा सकता है, समझा जा सकता है कि मोदी को बनाए रखना है या नहीं, या फिर नए चेहरे को चुनना है या नहीं, या फिर विपक्ष को मौका देना है या नहीं। यहाँ पे दोनों के दोनों पार्टियां जो है फेल दिख रही है। यदि हम 2024 को 2019 से तुलना करें तो 4 लोकसभा क्षेत्रों में 2019 में 53.4% वोटिंग हुई थी, मतलब 5% से अधिक वोट कम पड़े हैं। तो फिर अंतर भी छोटा ही होगा। कहाँ चला गया मोदी मैजिक? यदि मोदी की मैजिक और बड़ी जीत दिलाने वाली बात होती, लोगों के घर से निकलना चाहिए था। कहाँ चला गया बीजेपी का संगठन? हमने नवादा में बात की, हमने औरंगाबाद में बात की, हमने गया में घूम करके समझा देखा, जमुई में बात किया, लेकिन जब टोटल वोटिंग परसेंटेज की बात हुई तो टोटल जो है 48.2% पर आकर के फंस गया। इसका मतलब यह है कि 5% वोट लोग नहीं देने आ पहुंचे 2019 के मुकाबले। ऐसी स्थिति में वो लोग सिर्फ मोदी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष को भी नहीं पसंद कर रहे हैं। ये क्लियर है। यहाँ पे ये लोग नोटा भी दबा सकते थे, लेकिन नोटा दबाना उचित नहीं समझा ये लोगों ने। तो कहाँ गया वोट, कहाँ गया 400 पार का नारा, 400 पार का संकल्प? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी तरह कई रणनीतिकार, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट इसको समझ रहे हैं कि अब की बार 400 पार का जो नारा जो है मोदी समर्थकों को उत्साहित नहीं हतोत्साहित कर दिया है।
अब देखिए दूसरे तरफ से विपक्ष भी पूरी मजबूती तरीके से चुनाव नहीं लड़े हैं। ये इन्होंने अपनी मजबूती दिखाई है, अपनी ताकत को झोंका है, लेकिन इन्होंने जो है ताकत जो है लास्ट में लगाया है। इन्होंने ताकत जो है चुनाव के नज़दीक आने पे लगाया है। अगर इनके जो है पहले ही से ही उम्मीदवारों का चयन हो जाता, इलेक्शन कैंपेन मैनेज होता और उसको एक चरणबद्ध तरीके से काम करते, सिलसिलेवार तरीके से काम करते, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे जो है विपक्ष या कहें महागठबंधन जो है नुकसान होता दिखता। ये यहाँ पे पूरी तरह से एकजुट होते, विपक्ष मजबूत होता और जीतने की 100% कगार पे होते। लेकिन इनकी जो अपनी क्लियरेंस जो है, इनकी अपनी जो है मैनेजमेंट जो है, इनको लेकर के बैठ गया है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका जो है महागठबंधन यहाँ पे खो भी रहा है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि बीजेपी का चुनाव गरमाने का कला भी में महारत हासिल है। तो गर्मी अभी नहीं दिखाई पड़ी है, जो उदासी दिखाई पड़ी है, बीजेपी चुनाव गरमाना जानता है। कैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव याद है ना आपको, पहले चरण और दूसरे चरण का बिल्कुल महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखा, नतीजे भी ठीक उसी तरह से आए। लेकिन तीसरे चरण के बाद स्थितियां कैसे बदली थी और इस बार भी जमीनी स्तर पर आकलन के बाद बीजेपी ने समझ रहा है और बीजेपी समझ गया है कि जिस तरीके से जमुई में तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दी गई और उसके बाद जो मुद्दा बना वह इसी कारण एक पहल है। कोशिश तो है लेकिन देखिए वोटर नहीं निकल रहे हैं, इस बात को भी आपको समझना होगा। जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ रही है, धारा 370 से बिहार में मतदाताओं को हमने बहुत अधिक उत्साहित नहीं देखा। राम मंदिर को निर्माण को लेकर के खुश हैं, लेकिन उसको लेकर के वोट को प्रतिशत नहीं बढ़ रही है, वोट में वो खुशी नहीं बदल रही है और यह 400 पार ले जाएगा यह तो होता दिख नहीं रहा है। लेकिन राम मंदिर कैसे चुनाव से गायब हो गया? चुनाव के पहले, चुनाव की घोषणा के 2 महीने पहले ही हमें एक बीजेपी के नेता ने बताया था कि 2 महीने पहले या 1 महीने पहले देखिए बीजेपी अपने नेताओं को टास्क दिया था कि स्पेशल ट्रेन की बुकिंग कीजिए, रिजर्वेशन कराइए, अपने खर्चे पर अपने क्षेत्र से लोगों को राम मंदिर अयोध्या ले जाकर के दर्शन करवाइए। ये तो एक नेताजी ने जो है ट्रेन के खर्च पर 13 लाख रुपए लगा करके ट्रेन की बुकिंग कराई, नाम गिनाए गए, जोड़ाए गए, लेकिन जब ट्रेन की रवानगी की 24 घंटे पहले जिन लोगों ने रजामंदी की व्यक्त की थी जाने के लिए, उनमें से आधे ना कर दिए। तो यह बड़ा सवाल है। देखिए यह सही है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं, देखिए यह सही है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें से जैसे किसान निधि योजना हो गया, पीएम किसान निधि योजना हो गया, जो हर साल जो है किसान को 6,000 रुपये दे रहे हैं और जो फ्री में अनाज दे रहे हैं उसका भी फायदा बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन यह भी विभाजित हो गया है। यह विभाजित कैसे हो गया, आइए इसको समझिए। देखिए घर के मुखिया जो योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, मोदी जी का नाम जप रहे हैं, जैसे कि हमने जो पता किया नवादा में, जमुई में, औरंगाबाद में, गया में खुद घूम करके तो देखा, उससे जो कुछ लोग जो है डायरेक्ट मोदी जी जो पैसे का जो फायदा पहुंचा रहे हैं उनसे लाभान्वित लोग हैं, घर के मुखिया हैं। लेकिन उसी घर के जो वोटर हैं, नए वोटर, युवा वोटर जो अभी बेरोजगार हैं, वो लोग जो है इस बात को लेकर के इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि मोदी जी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें फ्री में जो अनाज नहीं चाहिए, हमें फ्री में पैसे नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, ताकि रोजगार मिलेगा, हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, नौकरी मिलेगा, हम काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, हम अपना घर चलाएंगे, हमें फ्री की चीजें नहीं चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर के भी जो है 2 फाड़ में बट गया, विभाजित हो गया है वो घर जहाँ पे इसका लाभ भी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे मोदी जी का या कहीं बीजेपी को बड़ी नुकसान होते दिख रहा है और तेजस्वी यादव ने इस नारा को, इस मुद्दा को सेट कर दिया है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर के, नौकरी वाले मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं आगे दिख रहा है। देखिए अब तेजस्वी यादव को लोग मैन ऑफ द नौकरी भी बोलने लग गए हैं। तेजस्वी यादव मैन ऑफ नौकरी से जाने भी लग गए हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी इस बात को लेकर के बढ़ रही है कि उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार से नौकरियां बंटवाया। नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार किस रूप में चल रहा है आप देख ही रहे हैं। थके हुए दिखाई पड़ते हैं, मोदी से युवा वर्ग सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए मोदी जी भी नीतीश कुमार को अपनी सभा में ले जाना बंद कर दिया है। जैसे गया में सभा हुआ था वहां पे नहीं ले गए, इसलिए मोदी कह रहे थे कि नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि युवाओं को 2025 के पहले की कहानियां, जंगल राज की कहानियां सुनाइए। उनको युवा अपने भविष्य को सोच रहे हैं और ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। दूसरी बात देखिए, कहा यह जाता है कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन हमने कल 4 लोकसभा क्षेत्रों के जो विश्लेषण किया, लोगों से जो जानकारी प्राप्त की,
शिकायतें आई कि लोगों के घरों तक उम्मीदवारों ने पर्ची तक नहीं पहुंचा पाई। यह कारण भी था कि मतदाता जो है कम निकले भाजपा से। ऐसी गलती एनडीए से, ऐसी गलती हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आप अपने मतदाताओं को बुलाने के लिए नहीं गए। देखिए, इस प्रकार की गलती अगर एनडीए और उसमें भी बीजेपी करे, ये हम नहीं समझ सकते थे। जिस प्रकार से गया, औरंगाबाद, नवादा में गलतियां हुई है बीजेपी की तरफ से, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा ही नुकसानदायक है। और वो नुकसानदायक कैसे है? देखिए, बीजेपी के पास जो है पन्ना प्रमुख हैं। पन्ना प्रमुख के मतलब समझिए, पन्ना प्रमुख कौन होते हैं? मतलब वोटर लिस्ट में जितने पन्ने होते हैं, हर पन्ने का एक व्यक्ति प्रमुख होता है, और उस पन्ने में जितने भी वोटरों की या मतदाताओं का नाम होता है, उस मतदाता को बूथ पर ले जाने का काम उस पन्ना प्रमुख का होता है। अब ये देखिए, ये पन्ना प्रमुख लगता है सही तरीके से काम नहीं कर पाए, उस मतदाता को जो है वहाँ पे नहीं ले जा करके वोट दिलवा पाए, और कहीं ना कहीं जो है पर्ची घर घर नहीं पहुँचा पाए। ऐसी स्थिति इसलिए हुआ है कि वोटर नहीं पहुँच पाए हैं। और देखिए, पन्ना प्रमुख का मुख्य काम यही होता था कि इनको जो है घर से उठा करके पर्ची दे करके बूथ तक ले जाना। तो आपकी पर्ची जो है वोटर तक पहुंच नहीं पाया, और आप जो है बीएलओ के भरोसे रह गए। जब पर्ची ही नहीं पहुंची, फिर हमने यह भी देखा कि समन्वय नहीं है एनडीए के घटक दलों में। नवादा की अगर बात करें तो नवादा में जितने भी जो एनडीए घटक दल के जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो लोग कहीं दिखे नहीं, इनएक्टिव रहे। उन्होंने इतनी मेहनत नहीं करी कि जितना जितोड़ मेहनत 2019-2014 में किया गया था। तो कैसे चुनाव लड़ा गया, यह गंभीर सवाल है। यह लोकतंत्र के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। लोकतंत्र कहीं ना कहीं ये कमजोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब वोटर ही नहीं निकलेंगे वोट देने के लिए, आप निकल ही नहीं पाएंगे, तो होगा क्या? बीजेपी वाले परेशान हैं। एनडीए का वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, ये वोट इधर उधर नहीं जाएगा। जब जीतन राम मांझी आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं, और नीतीश कुमार 2019 में भी थे, तो करिश्मा और तेज चलेगा, लेकिन हुआ नहीं। शर्मा और वर्मा मैं इसलिए कह रहा हूं कि शर्मा से लोग भूमिहार की पहचान करते हैं, और वर्मा से लोग कुशवाहा कोयरी की पहचान करते हैं। शर्मा वर्मा जो समर्पित वोटर थे एनडीए के, बीजेपी, वे इस बार समर्पित नहीं दिखे। नवादा में शर्मा जी ने, भूमिहार ने विवेक ठाकुर को जरूर वोट दे दिया, लेकिन वर्मा जी ने, कुशवाहा ने वोट नहीं दिया। हम बहुतायत की बात कर रहे हैं। नवादा में कुर्मियों में नीतीश कुमार से अधिक फैक्टर, बड़ा फैक्टर अशोक महतो का बन गया है। अशोक महतो कहीं ना कहीं कुर्मियों के बीच जो है अधिक महत्व रख रहे हैं। सोचिए, गया में भी हमने क्यों कहा कि समन्वय खराब है। समन्वय की बात गया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं, भले ही खुलकर किसी से कुछ नहीं कहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता और नेता है, वे मानते हैं कि गया बीजेपी परंपरागत सीट है। लेकिन उन्हें इस बात से नाराजगी थी कि आप कभी जेडीयू को दे देते हैं तो कभी हम पार्टी को दे देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी बहुत बड़ी थी कि कभी आप जेडीयू को दे देते, कभी हमको दे देते हैं, और पार्टी की जो ये परंपरागत सीट है पार्टी के पास नहीं रह पाती है। तो यह सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि कंफर्म पोजीशन में जीतन राम मांझी जी हैं। बाकी 3 सीटों पर बहुत ही कड़ा संघर्ष है। अब देखिए, बात करते हैं जमुई लोकसभा सीट की। जमुई लोकसभा सीट में जो है चिराग पासवान ने अपने बहनोई को ये उम्मीदवार बनाए, और आरजेडी से जो है अर्चना रविदास को यहाँ पे उतारा गया। लेकिन उसमें उतनी सफलता उसमें नहीं मिली थी जितना इस बार रविदास को कितना वोट मिल रहा है, क्योंकि रविदास जाति के उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने शादी की है यादव से। तो एक कारण यह भी निकल करके इसमें सामने आ रहा है कि आप देखिए क्या स्थिति होती है। तो ऐसे में जो गाली कांड हुआ था, गाली कांड को लेकर के चिराग पासवान ने माइलेज लिया, और कहीं ना कहीं ये माइलेज उनके बहनोई या जीजा को पहुंचाएगा। ऐसी स्थिति में अर्चना रविदास को एक बड़ा झटका यहाँ लगता दिख रहा है। देखिए, हमने आपको ये चारों लोकसभा सीटों का वर्णन और स्थिति परिस्थिति इसलिए बताया कि बीजेपी कहाँ मिस्टेक कर रही है, आरजेडी कहाँ मिस्टेक कर रही है। खैर, अभी आप देख रहे हैं ये 4 लोकसभा सीटों का हालिया स्थिति क्या था। यहाँ से सीट निकलने वाला है, आपको मैंने बता दिया, ये आंकड़े से आप समझ सकते हैं। लेकिन कंफर्म सिर्फ 4 जून को होगा। ये अगर आज कोई कंफर्म कर रहा है तो उसको मत मानिए, वो हवाई है। ये हवाबाजी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन आप जो है स्थिति को सिर्फ समझिए,
स्थिति समझ लीजिएगा आप, उसकी चर्चा होगा, चर्चा से निकलेगा और उसके बाद काउंटिंग होगी, उसको स्थिति में कितना डिफरेंस आता है ये आप खुद समझ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।